क्लास की हम एक एग्जांपल लिखते हैं जिसको हम ऊप के हवाले से देखेंगे। नई क्लास लिखने के लिए हम नेम स्पेस के अंदर स्पेसिफिकेशन पढ़ें ज़रा। क्रिएट ए बुक क्लास विद फॉलोइंग डाटा मेंबर्स: बुक नंबर, बुक नेम, पेजेस, प्राइस। राइट सेटर एंड गेटर फंक्शन एंड राइट यूटिलिटी फंक्शन ऑफ डिस्प्ले बुक। यानी सबसे पहली चीज़, इस क्लास में जो हमारे डाटा मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 4। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर क्लास का नाम लिखेंगे, क्लास बुक। यहाँ पर रिमार्क्स दे सकते हैं आप डाटा मेंबर्स के। तो डाटा मेंबर हमारे जो हैं वो क्लास में प्राइवेट होते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट बुक नंबर है, हम इंट रख लेते हैं बुक नंबर को। रूल याद होगा आपको कि पहला करैक्टर वेरिएबल का आप छोटा रखें, उसके बाद दूसरे लफ्ज़ का जो करैक्टर है ये बड़ा रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया क्लास में, उसमें है बुक नेम जी। हाँ जी, प्राइवेट स्ट्रिंग बुक नेम दूसरा हो गया जी। इसी तरह पेजेस है, प्राइवेट इंट बनता है ये भी। ठीक है, पेजेस। ओके जी। उसके बाद प्राइवेट फ्लोट डबल रख लेते हैं, डबल प्राइस। ठीक है जी। ये लीजिए, ये हमारे पास उसके डाटा मेंबर्स जो हैं वो फाइनल हो गए। जिस तरह 4 डाटा मेंबर्स थे तो 4 हो गए। अब हमारी बात होगी फंक्शंस लिखने की। ठीक है, तो हम इसके लिए लिखते हैं जी सबसे पहले सेटर फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस जिनकी मदद से हम जो है वो इसकी वैल्यूज़ को सेट कर सकेंगे। सेटर फंक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा था कि सेटर फंक्शंस जो होते हैं हमेशा पब्लिक होंगे। ठीक है, उनकी रिटर्न टाइप जो है वो वाइड होगी। ठीक है, और उसका नाम हम सेट और उसके आगे आपका जो भी वेरिएबल है उसका नाम। यहाँ पर मैंने बी को इसलिए बड़ा रखा चूँकि ये मेरे पास अब सेकंड वर्ड बन गया ना। सेट तो ठीक है, बुक नंबर, और उसमें एक पैरामीटर पास किया जाएगा किसी भी नाम से, किसी भी वैल्यू से, जो कि उस टाइप का होगा जो उसकी टाइप है। ठीक हो गया। देखें, बड़ी आसानी के साथ हमने ये देखा कि हमने प्राइवेट सेट बुक नंबर और उसके बाद जो है ना वो हम इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि जब ये फंक्शन चले तो दिस डॉट बुक नेम, देखें खुद ब खुद आगे वो चारे वैल्यूज़ जो हमने प्राइवेट डिक्लेयर किए। दिस डॉट बुक नंबर इज़ इक्वल टू जो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं वो वाला। ठीक है, इसकी जगह आप कोशिश करें कि रेलेवेंट नाम हो। जैसे मैंने अकेला बी लिख लिया तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ये भी मिलता जुलता नाम जो है वो होना चाहिए। ठीक है, मैंने बी इसलिए रखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। मैं बी एन रख देता हूँ बुक नंबर, ये मेरा एक सेटर हो गया। इसी तरह बेटे मैंने 4 सेटर लिखने हैं। ठीक है, चारों को मैं इसी से फंक्शंस को मैं जो है ना वो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, इसी तरह कंट्रोल वी 3 हो गए और कंट्रोल वी 4 हो गए। चारों के अंदर मैं वैल्यूज़ को बदल दूंगा, ये मेरा बुक नेम बन जाएगा। ठीक है, और इसके लिए मैं बी नेम रख लेता हूँ पैरामीटर का नाम जो मैं वैल्यू इसमें लिख रहा हूँ। और यहाँ हाँ जी, डाटा टाइप भी चेंज करते हैं, बिल्कुल, शाबाश। चूँकि नेम हमारा स्ट्रिंग है तो अब हमारा आर्गूमेंट क्या होगा? स्ट्रिंग टाइप का होगा। समझ आ रही है? ये हमारी दूसरा सेटर हो गया। इसी तरह जो है वो हम इसमें तीसरा सेटर रखेंगे, उसका नाम है जी पेजेस। तो PAGES पेजेस हो गया, और इसको हम जस्ट जो है वो P के नाम से रख लेते हैं। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को ये चेंजेस इसमें करते चले जाएंगे। दिस डॉट पेजेस, दिस डॉट पेजेस। ठीक है, और सेट प्राइस, PRICE प्राइस आ गया। और ये भी हमारे पास क्या है? डबल है, इसकी टाइप है डबल। तो डबल टाइप का हम एक पैरामीटर इसको पास करेंगे। ठीक है जी, और इसको हम PC रख लेते हैं, कोई भी नाम रखा जा सकता है ना। और इसी तरह ये हमारे पास प्राइस नाम का वेरिएबल है। तो डॉट
प्राइस, ये वैल्यू यहाँ पे रखी। क्लियर हो गया बेटे? सेटर फंक्शंस इसी तरह जब भी आप ज़िंदगी में कोई क्लास लिखेंगे, हर क्लास के हर डाटा मेंबर के लिए सेटर और गेटर फंक्शन लिखना, ये डाटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक रूल्स में से है। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट कवर करते हैं? दो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे, इनकैप्सुलेशन डाटा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बड़े पिलर में से एक पिलर है, 3 से 4 पिलर्स हैं, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ठीक है। और ये इसको इंफॉर्मेशन हाइडिंग भी कहते हैं, कि इस क्लास के डाटा मेंबर्स जो हैं ये आउटसाइड वर्ल्ड से हाइड है। कभी भी कोई बंदा इस क्लास के इस डाटा मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकेगा, हमेशा वो फंक्शंस के थ्रू ही इसकी वैल्यू को एक्सेस करेगा। C# में आमतौर पर हम डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं, C# हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, लेकिन जावा के अंदर जो कि एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, उसमें तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। हर क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी डाटा मेंबर्स हैं, उनको सेट करने के लिए, गेट करने के लिए आपके पास अलहदा से सेटर और गेटर फंक्शंस होने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखें आप, ये हमारे सेटर थे, अब इन्हीं को मैं गेटर फंक्शन में तब्दील करता हूँ, गेटर फंक्शंस, ठीक है। तो देखिएगा, मैं ज़रा थोड़ा सा शॉर्टकट लगाता हूँ कि मैं इन चारों को मैंने कॉपी किया और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, अब मैंने क्या किया, Ctrl+H रिप्लेस के लिए मैंने यहाँ पे कहा कि जहाँ जहाँ लफ्ज़ सेट है ना, उसको तुम गेट के साथ रिप्लेस कर दो। ठीक हो गया? ओके जी, इसमें ये रिप्लेस नेक्स्ट है जी, और ये है रिप्लेस ऑल, और ये है फाइंड नेक्स्ट। इसको नहीं करना, इसको नहीं करना, ठीक है, इसको भी नहीं करना। ये तो शुरू हो गए ना हमारे। अब इसको करना है, रिप्लेस का बटन दबाएं जी, देखें वो गेट हो गया, ये भी गेट हो गया और ये भी गेट हो गया, ठीक है। 1 2 3, और इसको भी हम गेट कर देते हैं। ये जनाब मेरे नाम जो है वो सेट हो गए गेट के नाम से, ये देखेंगे GET गेट। जो गेटर फंक्शंस हैं, इनकी रिटर्न टाइप क्या होती है, यानी इसमें और उसमें फ़र्क। गेटर फंक्शन की रिटर्न टाइप वही होगी जो आपके उस फंक्शन की डाटा टाइप है। इसकी डाटा टाइप इंट है तो यहाँ इंट आ जाएगा, वाइड नहीं रहेगा, और इसमें पैरामीटर कोई भी पास नहीं होगा, ये पैरामीटर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ओके, और दिस रिटर्न के साथ ये वैल्यू रिटर्न कर देगा, RE रिटर्न दिस डॉट बुक नंबर, यानी ये तब्दीली आ गई आपके सेटर में और गेटर में। समझ आ गई ना बेटे? ठीक है, मेरा ख्याल है कि हमने कोड जो है ना वो, हाँ ठीक हो गया, गेटर में यही आ गई। इसी तरह हम इनमें चेंज कर देंगे, वाइड ख़त्म तो ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, पैरामीटर इसका 0 हो गया, ठीक हो गया, और इसको हमने जो है वो रिटर्न कर दिया RETURN दिस डॉट बुक नेम, ये हमारा रिटर्न हो गया जी, ठीक है, बुक नेम आ गया। इसी तरह यहाँ पे गेट पेजेस आ जाएगा, ये भी इंट है तो ये इंट आ जाएगा, पैरामीटर इसका खत्म है। इस तरह आप सबको जो है ना वो सेट कर लेंगे, रिटर्न दिस डॉट पेज। ओके जी, गेट प्राइस में रिटर्न हो जाएगा दिस डॉट प्राइस। दिस यहाँ पर एक पॉइंटर है, एक पॉइंटर कह सकते हैं, एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि मौजूदा ऑब्जेक्ट को जो है ना वो डिस्प्ले कर रहा है, और ये हो गया डबल। पॉइंटर है या रेफरेंस? मैंने लफ्ज़ दोनों बोल दिए, अगर C में है तो ये पॉइंटर कहलाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर ये जो है C# जावा में इसको हम रेफरेंस कहते हैं, बेसिकली ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है जो कि डिस्प्ले कर रहा था दिस के साथ, ठीक है। इससे मुराद होगा मौजूदा क्लास और मौजूदा ऑब्जेक्ट जो है। बेटा सेटर और गेटर लिखे गए। अब इस क्लास के जितने यूटिलिटी फंक्शंस आपके होंगे वो सारे यहाँ लिखे जाएंगे, यानी ये तो बेसिक है। यहाँ से आगे आप उसके यूटिलिटी फंक्शंस लिखेंगे, वो फंक्शंस जो आपकी क्लास या ऑब्जेक्ट के अंदर कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं, वो हर
क्लास की स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होती है तो वो डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें यूटिलिटी फंक्शंस में हमारे पास उसने जो फंक्शन मांगा है वो क्या है भला? वो फंक्शन ये है कि एक ऐसा फंक्शन लिखें जो कि डिस्प्ले कर दे बुक के अंदर मौजूद उसकी तमाम वैल्यूज़ की, यानी उस ऑब्जेक्ट की जितनी वैल्यूज़ आपने सेट की हैं उनको वो डिस्प्ले कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखते हैं पब्लिक, चूँकि इसमें उसने कहा डिस्प्ले कर दे तो इसकी टाइप भी वाइड बन जाएगी, पब्लिक वाइड। तो हम कहते हैं डिस्प्ले बुक, डिस्प्ले बुक का नाम रख लेते हैं, कोई भी नाम आप रख सकते थे, किसी किस्म का कोई पैरामीटर इसमें नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह इसमें हम लिख देंगे। अब चूंकि हम सी शार्प में इसको कोड कर रहे हैं तो जाहिर है फिर हमें सी शार्प में हमारी आउटपुट स्टेटमेंट बनती है रीड लाइन। ठीक है, अगर हम जावा में होते तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करते। ठीक है, और अगर हमारी ये एक फॉर्म एप्लीकेशन होती तो फिर यहाँ पर हम मैसेज बॉक्स भी शो कर सकते थे। ये हमारी कंसोल एप्लीकेशन है, यहाँ पे हम जो है वो कंसोल डॉट राइट, हाँ जी, राइट लाइन, और उसने कुछ फॉर्मेट दिया हुआ है, वो कहता है जी कि इस तरह करके आपको बुक नंबर लिखा हो और आगे ये इस तरह का एक फॉर्मेट बना लें। यहाँ पे ये देखें जी, लिखें बुक नंबर और जनाब यहाँ पे आप दे दें ब्रैकेट्स प्लस, कहाँ से अब हमने वैल्यू लेनी है, हमने वैल्यू बुक नंबर की शो करवानी है ना, तो जो एक तरीका तो ये है दिस डॉट बुक नंबर, समझ आ रही है बेटे, एक तरीका इसका ये है। और इसी तरह आप बाकी स्टेटमेंट्स जो हैं उनको भी बड़ी आसानी से जो है ना वो यहाँ पे राइट कर सकते हैं, 2 के लिए 3 के लिए जितना भी है, जैसे आप नेम के लिए यहाँ नेम कर देंगे। ठीक है, और दिस डॉट बुक नेम हो जाएगा। क्यों जी, समझ आ गई? इसी तरह ये क्लास लिखी गई थी, क्यों जी, जहाँ जहाँ भी कोई प्रॉब्लम, ये आपकी एक मुकम्मल क्लास लिखी गई। अब हमने इस क्लास को टेस्ट करना है कि क्या हमारी ये क्लास वैलिड है। तो हमारा जो मेन फंक्शन नहीं है जो दूसरी क्लास में हमने लिखा हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले इस क्लास का अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि क्लास इज़ ए टेम्पलेट या क्लास इज़ ए स्पेसिफिकेशन, यानी वो आपकी एक सेटिंग बन गई है। जिस तरह इंट है, डबल है, हम जब भी इंट को यूज़ करना चाहते हैं ना तो हम इंट का एक वेरिएबल बनाते हैं। अब इस क्लास को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हम क्या लिखेंगे, क्लास का नाम क्या था जी, बुक स्पेस, यहाँ पर माई बुक, ये आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आप माई बुक डॉट लिखें, सारी चीज़ें आ गई उसकी, गौर से देखो इसमें सारे फंक्शंस हैं, कोई भी इसमें प्रॉपर्टी शो नहीं हो रही, समझ आ रही? इसलिए चूंकि प्रॉपर्टीज़ जो उस क्लास की हैं वो तो प्राइवेट हमने रखी हुई हैं, डाटा मेंबर्स प्राइवेट है। अगर आप इस क्लास के अंदर, ये आपकी क्लास का कोड है, अगर आप यहाँ पर लिखते हो दिस, देखना ज़रा, दिस डॉट, तो इसमें ये चीज़ें आती हैं ना, ये देखो ये डाटा मेंबर्स की अलामत आती है ना, चूंकि ये हम क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट है ना, दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ एक्सेसिबल इन द क्लास। यहाँ पर देखो यही चीज़ है, इनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यही बात कहती है कि आपकी क्लास के डाटा मेंबर्स इनसाइड द क्लास एक्सेसिबल हों, आउटसाइड द क्लास उनको हम एक्सेस ना कर सके। यहाँ ये 2 और नीचे भी 2 आपको नज़र आ जाएंगे, ये देखें ये चारों डाटा मेंबर एक्सेसिबल हैं। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ आकर इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो आप देखें कि हमें ये एक्सेसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ से फिर हम इसको किस तरह, हम तमाम सेटर फंक्शंस को कॉल करेंगे और हम इसको सेट कर देंगे। जैसे हमने लिखा सेट बुक नंबर, इसको कॉल किया और इसके अंदर आप देखें कि हमारे पास एक वैल्यू होती है 2001, ये इंटीजर मैंने पास कर दिया। ये 201 जो है उस ऑब्जेक्ट के बुक नंबर में जाके स्टोर हो जाएगा। समझ आ गई बेटे? इसी तरह आप माई बुक डॉट सेट बुक नेम पे आ जाएं और यहाँ पर जो नाम आप लिखेंगे, जैसे हम लिखते हैं जी इंट्रो टू आईटी, इस बुक का नाम है जी, ये भी जाके वहाँ स्टोर हो जाएगा जी। ठीक है, फिर हमने लिखा माई बुक डॉट सेट पेजेस,
तो इधर हमने वैल्यू, ये ध्यान रखना है जी आपने, ये जो वैल्यू पास करनी है ये अकॉर्डिंग टू आपके पैरामीटर और आर्गूमेंट हो, जो आर्गूमेंट आपने वहाँ डिफाइन किया है पैरामीटर उसी तरह का होना चाहिए। फिर आपने लिखा माई बुक डॉट सेट प्राइस, यहाँ पर हमारे पास डबल है तो हम कोई डबल वैल्यू इसको दे देते हैं 8 9, चूँकि इसमें इशारिया अलाउड है ना। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को हमने सेट भी कर दिया। ये काम बेटे हम इनपुट से भी ले सकते हैं, हम उसे कहें एंटर यूर बुक नंबर, तो रीड लाइन से रीड करें और इसमें वो वैल्यू पुट भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसको समझ आ रही है ना, ये तो जस्ट मैं समझाने की खातिर ऐसे कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, हम इस ऑब्जेक्ट के रिजल्ट को देखना चाहते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि माई बुक डॉट डिस्प्ले वाले फंक्शन को कॉल करते हैं। तो इससे जो है ना वो हम देखेंगे कि हमारी ये जो है वो वैल्यू इसमें आ जाएगी। कंसोल डॉट रीड कंसोल डॉट रीड की, ठीक है जी, ये हमने इसके एंड पे लगा दिया। वो जैसे आप सी में गेट सी एच या सिस्टम पास वगैरह नहीं लगाते जावा में, दैट्स डिबग करके देखते हैं। स्टार्ट डिबगिंग, अगर इसमें कहीं भी कोई एरर होगी तो इसमें आ जाएगा। एरर है जी, इसमें देखते हैं कहाँ पे एरर है। यूज़ ऑफ लोकल वेरिएबल माई बुक, ठीक है जी, इसमें और इसमें कोई प्रॉब्लम है जी माई बुक में। अच्छा जी, माई बुक इज इक्वल टू न्यू बुक, और ये जी अब देखें ये ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया और इस तरह इसमें कोई एरर नहीं है, ख़त्म हो गई ना नीचे से एरर। आप इसको स्टार्ट करें तो आप देखोगे कि आपको वही चीज़ें जो दो डिस्प्ले हमने दो वैल्यूज़ लिखी थी तो दोनों हमें शो हो गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, हमारा सेटर फंक्शन भी चला है, हमारा गेटर भी काम कर रहा है और हमारी वैल्यूज़ उस ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर भी हो गई। समझ आ रही है ना। और ये जब आपको क्लास, सेटर, गेटर और फंक्शंस लिखने आ जाएंगे तो अब मसला रहता है कि वैल्यूज़ को किस तरह चीज़ों से अटैच करना है। तो वो जैसे ही आपकी ज़रूरत होगी, मिसाल के तौर पे इसमें वो कहता है कि जी आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो आपसे इनपुट ले और वो वैल्यूज़ बुक में जाके सेट करे। समझ आ रही है ना। क्लास तो इसी तरह लिखी रहेगी, क्लास के कोड में तो फ़र्क नहीं आएगा ना। यहाँ पे जहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यूज़ को दे रहे हो, समझ आ रही है ना, यहाँ से आप रीड लाइन और राइट लाइन के मैसेज को यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ वो बुक नंबर हमसे मांगे तो फिर हम उसको एंटर करें। हम यहाँ पे पहले तो कंसोल के साथ एक राइट की स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, और उसे कहते हैं एंटर बुक नंबर, ओके। और ये देखें ये वैल्यू आ गई और यहाँ पर हम इसको रीड करते हैं। कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल मैं इंट x इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, ये मेरी वैल्यू जो है ना वो रीड लाइन में आ जाएगी। इसमें इसकी वैल्यू अंदर बन देनी है हमें, कंसोल डॉट रीड लाइन x जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, यहाँ मैं वेरिएबल इंट x को डिक्लेयर करता हूँ जी। इसमें क्या एरर है कंसोल डॉट रीड लाइन में, कंसोल डॉट रीड लाइन x इज इक्वल टू, रन करें जिसको देखिए, स्ट्रिंग टू इंट, ओके ओके ओके,
सही। जो रीड लाइन है ये स्ट्रिंग वैल्यू को जो है ना वो इनपुट लेता है, जबकि एक्स हमारे पास क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो हमें यहाँ पे कन्वर्ट का फंक्शन जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। कन्वर्ट डॉट टू इंट, और इसके अंदर जो है वो रीड लाइन चले, ठीक है। कन्वर्ट कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इसको रन करके देखें, देखें जी बुक नंबर मांगा उसने, हमने लिखा 345 या 453, तो आप देखें वो बुक नंबर उसको असाइन हो गया। ऑब्जेक्ट में वैल्यू चलेगी या नहीं? क्यों जी, समझ आ रही? अब अगर ये रीड लाइन से जा रही है तो ये फॉर्म से भी जा सकती है, टेक्स्ट बॉक्स से भी जा सकती है। समझ आ रही है ना बात की, कि एक टैग आपने फॉर्म बनाया, फॉर्म के ऊपर टेक्स्ट बॉक्सेस लगाए, आप जो वहाँ पर लिखते हैं वो वैल्यू आपके ऑब्जेक्ट में चली जाए, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी क्लासेस को और ऑब्जेक्ट्स को जो है ना वो हैंडल कर सकते हैं। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो